गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी के क्रम में अगली श्रेणी पर ले चल रहा हूँ। देखिए, जो इसके पहले हमने बताया था कुड है और शुड है, उड है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया था। लेकिन अब हमें जो आपको बताना है, आज बताना है, वो बताना है आपको नीड के बारे में। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, टेंस को साथ में लेकर के भी चलना है। टेंस कैसे ले चलना है, इसके पहले हमने आपको प्रीवियस में हमने आपको बताया था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस प्रकार से बोलेंगे। ठीक है, हमने सारे सेंटेंसेस आपको दिए थे कि इन इन सेंटेंसेस में आप इसको बोलिए। अब इसके बाद आपको बोलना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा, चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं और कार्य का फ्यूचर में समाप्त होना पाया जाता है। जैसे वह अपने घर जा चुका होगा तो ही विल हैव गॉन टू हिज हाउस। तो इसमें क्या आपने देखा कि विल या शैल के बाद हमने हैव का भी प्रयोग किया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है इसमें। मैं गाना गा चुका हूँगा, आई शैल हैव संग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गा चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गा चुका हूँगा, तो शैल आई हैव संग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना नहीं गा चुका हूँगा, शैल आई नॉट हैव संग अ सॉन्ग। मैं गाना कब गा चुका हूँगा, तो व्हेन शैल आई संग अ सॉन्ग। वह पत्र लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन अ लेटर। वह पत्र नहीं लिख चुका होगा, ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। क्या वह पत्र लिख चुका होगा, हाँ, विल ही हैव रिटन अ लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिख चुका होगा, विल ही हैव नॉट रिटन अ लेटर। वह पत्र कैसे लिख चुका होगा, हाउ विल ही हैव रिटन अ लेटर। तो ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आप अच्छे से तैयारी कीजिए। सभी टेंसेस को धीरे धीरे आप तैयार करते चले जाइए। मतलब एक लाइन से एक करिए, दूसरा करिए, तीसरा करिए। हमारा कहने का ये मतलब है कि सारे टेंस आपके ज़ुबान पर हों। जब कभी भी आप बोलना चाहें, टेंस अपने आप से ही आपके ज़ुबान से निकलता रहे। आपको सोचने की जब ज़रूरत पड़ जाएगी, तो इसका मतलब है अभी आप तैयार नहीं हैं। देखिए, भाषा क्या होती है, भाषा बिना सोचे निकलती है। आप हाँ हमसे बोल रहे हैं, अगर हमें इंग्लिश बोलना है तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। यहाँ कौन सा टेंस, कौन सी फॉर्म, ये सब क्या क्या लगेगा, ये सब कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से ये सारी चीज़ बाहर निकलेगी। ठीक है, तो अब हमें आपको समझाना है नीड के बारे में कि नीड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे नीड का प्रयोग हम आवश्यकता के लिए मुख्य रूप से करते हैं। जैसे मुझे जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो देयर। मुझे पढ़ने की आवश्यकता है, आई नीड टू स्टडी। तुम्हें लिखने की ज़रूरत है, यू नीड टू राइट। तुम्हें को इस कार्य को करने की आवश्यकता है, यू नीड टू डू दिस वर्क। तो इस तरह से नीड की जो वास्तविक जो यूज़ होता है इसका, तो आवश्यकता के रूप में होता है, लेकिन कुछ और रूप में भी होता है। वो सारे रूप हमने यहाँ पीछे आपके लिख दिए हैं। देखिए, सबसे पहला नीड का प्रयोग होता है आवश्यकता होना। ही नीड्स माई हेल्प। उसे मेरे ही नीड्स माई हेल्प। उसे मेरे मदद की ज़रूरत है, आवश्यकता है। ही नीड्स माई हेल्प। उसे मेरे मदद की आवश्यकता है। देखिए, नीड को जब हम मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, नीड को जब हम मेन वर्ब्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उस कंडीशन में हम इसमें एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हम नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी लगती है, सेकंड फॉर्म भी लगती है। अगर नीड का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं, तब भी हम यहाँ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने मेन वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है, ही नीड्स माई हेल्प, तो ही नीडेड टू टॉक टू हर। उसे उससे बात करने की आवश्यकता है। ही डज नॉट नीड एनी हेल्प। उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। जब कभी भी डज नॉट लग गया, तब वहाँ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। और वैसे भी ये
मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ, यहाँ टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब कभी, और देखिए नेगेटिव में क्या करते हैं, ही डज नॉट नीड, ही डज नॉट कम हियर, ही नीड नॉट कम हियर। अगर हम डज नॉट का प्रयोग ना करें तब हम नीड नॉट का भी प्रयोग करेंगे। देखिए अगर नीड नॉट का प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब यह मेन वर्ब नहीं है, यह सहायक क्रिया है। देखिए सहायक क्रिया भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, उसके बाद आता है दूसरा मॉडल ऑक्सिलरीज। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज में इज, एम, आर, हैज, हैव, है ना, ये सारे आते हैं, वाज, एवर। तो मॉडल में ही ये सब आते हैं, विल, शैल, कैन, कुड, नीड, ये सब इसी में मॉडल में आते हैं। तो ये क्या है, देखिए ये सहायक क्रिया है। उसके बाद सहायक क्रिया के बाद नॉट लग जाता है, जैसे डज नॉट, डू नॉट, विल नॉट, वुड नॉट। तो यहाँ पर उसके बाद वर्ब है, उसके बाद एडवर्ब है। तो ही नीड नॉट कम हेयर, ही नीड नॉट टू कम हेयर नहीं होगा, ही नीड नॉट कम हेयर हो जाएगा। वी नीड हार्डली रिमाइंड यू ऑफ योर प्रॉमिस टू विजिट अस। देखिए हार्डली और ओनली के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये भी देखिए अगर हम इसका प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करेंगे तो हमें नीड्स करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उसे पढ़ने की उसे जैसे आ जाए हाँ उसे पढ़ने की आवश्यकता है, या कुछ भी आ जाए, जैसे लिखा ही नीड नॉट कम हेयर, तो देखिए ही के साथ नीड्स होना चाहिए, ही नीड्स नॉट, लेकिन यहाँ नीड्स नहीं होगा क्योंकि जो ये सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल हो गया है, इसलिए इसके रूप में कोई बदलाव नहीं करेंगे, ही नीड नॉट ही रहेगा, ही नीड्स नॉट नहीं हो जाएगा। आगे देखिए, वी नीड हार्डली रिमाइंड यू ऑफ योर प्रॉमिस टू विजिट अस। हमें सिर्फ हमें मुश्किल से तुम्हें यह रिमाइंड करने की आवश्यकता है तुम्हारे वादे को निभाने, तुम्हारे वादे के लिए, टू विजिट अस, कि तुमने जो हमसे मिलने के लिए वादा किया था उसी प्रॉमिस को तुम्हें याद दिलाने की मुझे बहुत ही मतलब हार्डली वी नीड हार्डली, बहुत मुश्किल से मुझे आवश्यकता पड़ी। वी नीड ओनली साइन दिस फॉर्म एंड आई शैल डू दिस रेस्ट। हमें इस फॉर्म में साइन की तो आवश्यकता है, हमें इस फॉर्म में सिर्फ साइन की आवश्यकता है, एंड आई शैल डू द रेस्ट, और बाकी मैं खुद ही कर लूँगा। तो अब यहाँ देखिए मतलब ओनली का प्रयोग हुआ, सी के साथ नीड है, लेकिन नीड हमने बताया कि यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्ब लगा हुआ है। कैसे पहचानेंगे, एक वर्ब भी इसमें इस्तेमाल होता है। देखिए साइन लिखा हुआ है, नीड लगा हुआ है, इसका मतलब दो वर्ब है, एक सहायक क्रिया हो गई, एक मेन वर्ब हो गया। तो ये नीड का प्रयोग आपने समझा, ठीक है। अगला देखिए, देखिए अगला आता है यूज ऑफ डेयर। डेयर का मतलब होता है साहस होना या हिम्मत होना, साहस होना या हिम्मत होना। जैसे सेंटेंस आ गया, ही डेयर्स टू गो देयर। देखिए डियर्स यहाँ पर दो रूप में प्रयोग होता है, एक तो होता है मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में, और एक होता है सहायक क्रिया, वो मतलब मेन वर्ब्स के रूप में। तो जब मेन वर्ब्स के रूप में होगा तब हम वहाँ नीड के बाद एस भी लगा सकते हैं, या थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब यह सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल होता है तो उस कंडीशन में हम यहाँ कुछ भी प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहाँ पर जाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, तभी यहाँ पर एस लग गया है। ही डेयर टू कॉल मी अ फूल, उसने मुझे एक मूर्ख कहने की हिम्मत की। I dared him to win the match, I dared him to win the match, उससे मैच जीतने की मेरा साहस है, उससे मैच जीतने का मेरा साहस है, या मैं साहस रखता हूँ। He does not dare to oppose his boss, अपने बॉस की उसे अपने बॉस का विरोध करने की हिम्मत नहीं है, उसका अपने बॉस से विरोध करने की हिम्मत नहीं है। I dare not go there, तो मेरा वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। How dare you to touch her, उसको छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो how dare, देखिए how dare you to touch her मतलब तुम उसे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। How dare you to speak this, how dare you
टू स्पीक दिस, तुम्हारी यह बोलने की हिम्मत कैसे हुई। तो हिम्मत करने के लिए वे डेयर का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी वाक्यों में आपने देखा क्या चीज़ कॉमन देखा, अगर डेयर का प्रयोग उस कंडीशन में करते हैं जहाँ पर हिम्मत होना, और अगर सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ पर एस या ये से वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तभी इसके रूप में हम इसके रूप को बदलते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये सारे लाइन हमने यहाँ पर देखिए पूरा एक लाइन से पूरा लिखा हुआ है कि डेयर का प्रयोग कहाँ, लेकिन अगर डेयर के बाद नॉट आ गया है तब, और वो सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल है, तब वहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आपने नीड के बाद नॉट है और तब हमने टू का प्रयोग नहीं किया, अगर वो सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल होता है तो। ठीक है, तो डेयर और नीड ये दोनों अच्छी तरह से आप समझे होंगे। तो ठीक है, देख लीजिए, इसको स्टडी करने की कोशिश कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।